नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में संसद संस्कृति प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए। इस दौरान बीएचयू में प्रधानमंत्री मोदी ठेठ बनारसी अंदाज में नजर आए। भोजपुरी में बोलते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मुझे बनारस की बहुत ज्यादा चिंता नहीं होती कि इतने सारे लोग आएंगे तो बनारस में सब कैसे मैनेज होगा। काशी के लोग मुझे सिखा देते हैं, मैं उन्हें नहीं सिखा सकता। बनारस में 10 साल में बहुत कुछ बदला है, हम तो निमित्त मात्र हैं, यहां सब कुछ महादेव करा रहे हैं। बाबा जवन चाहे लेन ऊके के रोक पाई। काशी में करने वाले तो केवल महादेव और उनके गढ़ ही हैं। जहां महादेव के कृपा हो जाला वो धरती वैसे ही समृद्ध हो जाले। महादेव के आशीर्वाद से चारों ओर विकास का डमरू बज रहा है। जो काशी समय से भी प्राचीन कही जाती है, जिसकी पहचान को हमारी आधुनिक युवा पीढ़ी इतनी जिम्मेदारी से सशक्त कर रही है, ये दृश्य हृदय में संतोष भी देता है, गौरव की अनुभूति भी कराता है और ये विश्वास भी दिलाता है कि अमृत काल में आप सभी युवा देश को नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। पिछले 10 वर्षों में काशी में जो विकास के कार्य हुए हैं और काशी के बारे में संपूर्ण जानकारी पर आज यहां 2 बुक भी लॉन्च की गई है। पिछले 10 वर्ष में काशी ने विकास की जो यात्रा तय की है, उसके हर पड़ाव और यहां की संस्कृति का वर्णन इन कॉफी टेबल बुक में भी किया गया। हम सब तो निमित्त मात्र है। काशी में करने वाले तो केवल महादेव और उनके गण हैं। जहां महादेव का कृपा हो जाला, वो धरती अपने ऐसे ही समृद्ध हो जाले। परमात्मा ने हर एक को हर प्रकार की शक्ति दी है। कुछ लोग उसे संवारते हैं, कुछ लोग उसे ठंडे बक्से में डाल करके पड़ी रहने देते हैं। काशी तो संवरने वाला है। ब्रिज भी बनेंगे, रोड भी बनेंगे, भवन भी बनेंगे, लेकिन मुझे तो यहां के जन जन को संवारना है, हर मन को संवारना है और एक सेवक बनकर के संवारना है, एक साथी बनकर संवारना है। उंगली पकड़ करके चलते चलते पहुंचना है, लक्ष्य को पाना। जिन भाषाओं का सबसे बड़ा योगदान रहा है, संस्कृत उनमें सबसे प्रमुख है। भारत एक विचार है, संस्कृत उसकी प्रमुख अभिव्यक्ति है। भारत एक यात्रा है, संस्कृत उसके इतिहास का प्रमुख अध्याय है। भारत विविधता में एकता की भूमि है, संस्कृत उसका उद्गम है। इसलिए हमारे यहां कहा भी गया है, भारतस्य प्रतिष्ठे, भारतस्य प्रतिष्ठे दुवे संस्कृतम संस्कृतिस्थता, अर्थात भारत की प्रतिष्ठा में संस्कृत की बड़ी भूमिका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी दौरे पर हैं, जहां उन्होंने संत रविदास की जयंती के मौके पर उनकी मूर्ति का अनावरण किया। इस दौरान उन्होंने जनता को संबोधित भी किया। अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि गुरुदास जी के जयंती के मौके पर उनकी जन्मभूमि पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी उनकी जयंती के मौके पर इतनी दूर से आते हैं कि बनारस खुद भी मिनी पंजाब जैसा लगने लगता है। यह सब संत रविदास जी की कृपा से ही संभव हो सकता है। वहीं इस दौरान विपक्ष पर भी जातिवाद को लेकर जोरदार हमला बोला। मुझे भी रविदास जी बार बार अपनी जन्मभूमि पर बुलाते हैं,
मुझे उनके संकल्पों को आगे बढ़ाने का मौका मिलता है, उनके लाखों अनुयायियों की सेवा का अवसर मिलता है। गुरु के जन्म तीर्थ पर उनके सब अनुयायियों की सेवा करना मेरे लिए किसी सौभाग्य से कम नहीं है। और भाइयों बहनों, यहां के सांसद होने के नाते, काशी का जनप्रतिनिधि होने के नाते मेरी विशेष जिम्मेदारी भी बनती है। मैं बनारस में आप सबका स्वागत भी करूं और आप सबकी सुविधाओं का खास ख्याल भी रखूं, ये मेरा दायित्व भी है। वर्षों पहले भी जब मैं न राजनीति में था, न किसी पद पर था, तब भी संत रविदास जी की शिक्षाओं से मुझे मार्गदर्शन मिलता था। मेरे मन में ये भावना होती थी कि मुझे रविदास जी की सेवा का अवसर मिले। और आज काशी ही नहीं, देश की दूसरी जगहों पर भी संत रविदास से जुड़े संकल्पों को पूरा किया जा रहा है। रविदास जी की शिक्षाओं को प्रसारित करने के लिए नए केंद्रों की स्थापना भी हो रही है। अभी कुछ महीने पहले ही मुझे मध्य प्रदेश के सतना में भी संत रविदास स्मारक एवं कला संग्रहालय के शिलान्यास का सौभाग्य मिला था। ऊंच नीच, छुआछूत, भेदभाव, इस सब के खिलाफ उन्होंने उस दौर में आवाज उठाई थी। संत रविदास एक ऐसे संत है जिन्हें मत, मजहब, पंथ, विचारधारा की सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता। रविदास जी सबके हैं और सब रविदास जी के हैं। जगतगुरु रामानंद के शिष्य के रूप में उन्हें वैष्णव समाज भी अपना गुरु मानता है। सिख भाई बहन उन्हें बहुत आदर की दृष्टि से देखते हैं। काशी में रहते हुए उन्होंने मन चंगा तो कठौती में गंगा की शिक्षा दी थी। हमने स्वच्छ भारत अभियान चलाया। देश के हर गांव में, हर परिवार के लिए मुफ्त शौचालय बनाया। आज देश के गांव-गांव तक साफ पानी पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन चल रहा है। 5 वर्षों से भी कम समय में 11 करोड़ से ज्यादा घरों तक पाइप से पानी पहुंचाया गया है। करोड़ों गरीबों को मुफ्त इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड मिला है। हमारे देश में जाति के नाम पर उकसाने और उन्हें लड़ाने में भरोसा रखने वाले इंडी गठबंधन के लोग दलित, वंचित के हित की योजनाओं का विरोध करते हैं। और सच्चाई ये है कि ये लोग जाति की भलाई के नाम पर अपने परिवार के स्वार्थ की राजनीति करते हैं। आपको याद होगा, गरीबों के लिए शौचालय बनाने की शुरुआत हुई थी तो इन लोगों को उन्होंने इसका भी मजाक उड़ाया था। उन्होंने जनधन खातों का भी मजाक उड़ाया था। इन्होंने डिजिटल इंडिया का विरोध किया था। इतना ही नहीं, परिवारवादी पार्टियों की एक और पहचान है, ये अपने परिवार से बाहर किसी भी दलित, आदिवासी को आगे बढ़ने नहीं देना चाहते। लखनऊ में सपा नेता विनय शंकर तिवारी के घर पर ईडी का छापा पड़ा है। आपको बता दें कि बैंक लोन घोटाला केस में ईडी ने छापा मारा है, जहां ईडी ने दिल्ली, गोरखपुर समेत कई ठिकानों पर एक साथ छापा मारा। बताया जा रहा है कि ईडी के अधिकारी अर्धसैनिक बलों के साथ नेता के आवास पर पहुंचे, जहां ईडी के अफसर विनय शंकर तिवारी से गंगोत्री इंटरप्राइजेस के नाम पर करोड़ों के लोन डिफॉल्ट मामले में पूछताछ की।
सपा कांग्रेस के गठबंधन पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा, विपक्ष डरा हुआ है, इसलिए जो पहले एक दूसरे का विरोध करते थे अब साथ आ गए। मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी जी। सर, यूपी में कांग्रेस सपा का गठबंधन हो गया, कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं? मुझे लगता है कि चुनौती उन्हें बड़ी दिख रही है, इसलिए उन्हें गठबंधन करना पड़ रहा है। वरना जो पार्टियां एक दूसरे को मात्र ये 2 महीना पहले अखिलेश वकिलेश की संज्ञा से नवाज रही थी, तो अखिलेश जी चालू पार्टी की संज्ञा से नवाज रहे थे, वो अगर एक दूसरे के साथ आ गए तो आपको समझना चाहिए कि चुनौती कितनी बड़ी है। और जिन्होंने चालू पार्टी कहा उन्होंने 17 सीटें दे दी। और कांग्रेस की स्थिति देखिए, पिछले चुनाव में उनके युवराज 2019 में चुनाव हारने के बाद उत्तर प्रदेश छोड़े थे, और अब आदरणीय सोनिया जी अर्थात उनकी राजमाता जी ने चुनाव का बिगुल बनने से पहले ही उत्तर प्रदेश छोड़ दिया है। तो ये दर्शाता है। और अगर फैक्चुअल पोजीशन में बात करें तो अमेठी रायबरेली दोनों में 2019 में समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस का समर्थन किया था और बसपा ने भी समर्थन किया था। इसके बावजूद राहुल गांधी जी अमेठी हारे थे और सोनिया जी 1 लाख कुछ हजार वोटों के अंतर से जीती थी, जो उनके आज तक के विजय अभियान का सबसे कम अंतर था। सर, दिल्ली में भी दोनों ने, कांग्रेस आम आदमी पार्टी ने ऐलान करा है, वो कह रहे हैं लगातार भारतीय जनता पार्टी डर रही है इसलिए समन भेज रही है। देखिए, वो जो बात सम्मन की कहते हैं तो मैं पुनः दोहराना चाहता हूं कि 17वीं लोकसभा चल रही है। 16वीं, 15वीं, 14वीं, 13वीं, 12वीं और 11वीं पिछले 30 सालों में कोई एक लोकसभा बता दें जब इन सारी पार्टियों के किसी न किसी नेता ने भ्रष्टाचार के किसी न किसी आरोप में जांच एजेंसियों और अदालत के चक्कर न काटे हों। तो भ्रष्टाचार का इनका रोग पुराना है, आज के समय में एजेंसी का सिर्फ बहाना है। तो धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी, जो बड़ी ही बेबाकी से हमसे बातचीत कर रहे थे। वीडियो जर्नलिस्ट आशु के साथ सादिक खान, इंडिया वॉइस, दिल्ली। तो वहीं देवरिया में आए दिन अजीबो-गरीब घटनाएं देखने को मिलती हैं। अभी तक तो सिर्फ थानों के आसपास में ही ऐसी घटनाएं देखने को मिल रही थी, लेकिन अब कोर्ट और कलेक्ट्रेट परिसर में भी ऐसी घटनाएं देखने को मिल रही हैं, जहां वृद्ध व्यक्ति अपने चक संबंधित समस्या को लेकर चकबंदी सीओ से मिलने गया था। तभी कुछ दबंग गुट बनाकर वृद्ध व्यक्ति के साथ मारपीट करने लगे, जिससे वृद्ध व्यक्ति घायल हो गया और दाहिना हाथ फ्रैक्चर हो गया। मामला रुद्रपुर तहसील क्षेत्र के अंतर्गत जंगल इमिलिया गांव का बताया जा रहा है। अगली खबर लखनऊ से है, जहां एंटी भू माफिया सेल का गठन किया गया। आपको बता दें कि पुलिस कमिश्नर के आदेश पर एंटी भू माफिया सेल का गठन किया गया। वहीं ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर उपेंद्र अग्रवाल, जो कि मौजूदा वक्त में डीसीआरबी प्रभारी हैं, उनको एंटी भू माफिया सेल का प्रभारी बना गया है। अवैध तरीके से जमीन कब्जाने वाले गुंडा गैंगस्टर की कार्रवाई की जाएगी और डाटा इकट्ठा करके जमीन माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मैनपुरी में आईजी आगरा दीपक कुमार शुक्रवार को 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे, जहां सबसे पहले आईजी को मुख्यालय पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। आपको बता दें कि आईजी आगरा ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय का निरीक्षण किया और सभी अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर मथुरा से है, जहां प्रेम प्रसंग में युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आपको बता दें कि बताया जा रहा है कि दोस्तों ने युवक को कॉल किया था, युवक ने कॉल रिसीव नहीं किया, तो वे उसके परिजन भी घर पर पहुंच गए और उन्होंने देखा कि युवक अपने कमरे में फांसी के फंदे से लटका हुआ था। तभी परिजन युवक को आनन फानन में जिला अस्पताल लेकर पहुंच गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की जांच पड़ताल में जुट गई। खबर संभल से है, जहां पुलिस और पशु चोरों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में एक चोर के गोली लगने से घायल हो गया, वहीं दूसरा फरार हो गया। आपको बता दें कि पुलिस ने घायल बदमाश के कब्जे से तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद किया है। घटना असमोली थाना क्षेत्र में मढ़न पुलिस चौकी के पास की बताई जा रही है। थाना असमोली क्षेत्रांतर्गत मढ़न चौकी के निकट क्राइम ब्रांच एवं थाना असमोली पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि एक अभियुक्त जो कि पशु चोर है, अपने साथियों के साथ क्राइम करने के लिए प्रयासरत है। इस सूचना पर
नाकाबंदी की गई तो यह अपने साथियों के साथ जाता हुआ दिखाई दिया। इसे रोकने की कोशिश की गई तो इसके द्वारा फायरिंग की गई। फलस्वरूप पुलिस इंगेजमेंट में इसके गोली लगी है एवं इसका अन्य साथी भागने में सफल रहा है। गिरफ्तार अभियुक्त का नाम राम रहीश पुत्र चेतराम निवासी भवनपुरी थाना कैला देवी है। यह अभियुक्त पशु चोरी के अनेक मामलों में वांछित रहा है, जो कि थाना बहजोई एवं असमोली से भी वांछित रहा है। तो वहीं मथुरा के बलदेव नगर में स्थित कोल्ड स्टोर मालिक के 17 साल के बेटे ने पायलट बनने की जिद पूरी करने के लिए खुद ही अपहरण की साजिश रच डाली। जानकारी के मुताबिक दरअसल छात्र सुबह 8 बजे दूध लेने के लिए घर से निकला और 2 घंटे बाद खुद से ही अपहरण का मैसेज अपने ही फोन से परिजनों को भेज दिया, जिसकी सूचना लगते ही परिजनों में कोहराम मच गया। आनन फानन में परिजनों ने पुलिस में मामले की शिकायत की, जिस पर एक्शन में आते हुए पुलिस ने छात्र की तलाश शुरू कर दिया और जैसे ही छात्र का फोन ऑन हुआ तो उसकी लोकेशन ट्रेस की गई, जो कि दिल्ली के करोल बाग में मिली, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस दिल्ली पहुंची और बच्चे को पकड़कर वापस लाकर परिजनों के हवाले कर दिया। थाना कोतवाली क्षेत्र में सुबह लगभग 10 बजे पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि एक लगभग 17 वर्षीय बालक का अपहरण हो गया है और कुछ अज्ञात लोगों ने उसे किडनैप कर लिया है। वो घर से दूध लेने के लिए निकला था अपनी इलेक्ट्रिक बाइक से और घर वापस नहीं आया। घर वालों ने जब तलाश की तो उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था और इसकी सूचना उन्होंने पुलिस टीम को दी। तत्काल इसका संज्ञान लेते हुए सभी टीमें एक्टिवेट हुई और सभी सीसीटीवी कैमरे दिखवाए जाने लगे और सीसीटीवी कैमरों से एक चीज शुरू में ही ऐसा लग गया कि इसका अपहरण संभवतः नहीं हुआ है और विद इन 5 आवर्स उस बालक को पुलिस ने बरामद कर लिया और अभी फिलहाल जितनी अभी तक उससे बातचीत हुई है वो उसके साथ कोई किडनैपिंग की तरह की घटना नहीं हुई थी। ये स्वयं ही अपने घर से चला गया था कुछ इंटरनल चीजों से नाराज होके और अब पुलिस टीम इसको रिकवर करके ला रही है। घर वालों को सुपुर्दगी में इनको दे दिया जाएगा और इस तरह अवगत कराना चाहेंगे कि ये जो किडनैपिंग की सूचना मिली थी वो बिल्कुल गलत थी और बालक को सकुशल बरामद कर लिया गया है। अगली खबर जालौन से है, जहां पीएम आवास योजना से बने मकान में घरेलू एलपीजी गैस का सिलेंडर फट गया, जिससे घर में आग लग गई और मकान की छत गिर गई। बताया जा रहा है कि चाय बनाने के समय सिलेंडर में आग लगी थी। वहीं आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान हो गया। सूचना मिलने के बाद भी काफी देर में पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम घटना उरोई कोतवाली क्षेत्र के नया पटेल नगर मोहल्ले की बताई जा रही है। अगली खबर कानपुर से है, जहां रूमा फ्लाईओवर पर एक कार में आग लग गई। तभी कार चालक ने कार से कूदकर अपनी जान बचाई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया। मामला चकेरी थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।